झीझक स्टेशन पर हम सब लोग मिल रहे हैं और मैं आप सब लोग काफ़ी देर से प्रतीक्षा में होंगे। हम कह सकते हैं कुछ आज की प्रतीक्षा में, सही मायनों में कुछ महीनों से प्रतीक्षा में और कुछ वर्षों से प्रतीक्षा में। लेकिन ये बात भी सच है कि आप सब प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन मैं भी प्रतीक्षा कर रहा था कि अपनी उस झीझक की धरती पर पहुंचूं। यद्यपि मेरी मातृभूमि जन्मभूमि परोंक थी, परोंक से होते हुए खानपुर, जहां मेरी माध्यमिक शिक्षा हुई, और उसके पश्चात झीझक, झीझक से कानपुर, कानपुर से दिल्ली, दिल्ली से पटना राजभवन, और वहाँ से पहुँचते पहुँचते राष्ट्रपति भवन पहुँच गया। जिलाधिकारी महोदय कह रहे थे कि मैं यहाँ पर आशीर्वाद देने आया हूँ। वास्तविकता तो ये है कि मैं आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए। इस झीझक की धरती ने जहां मुझे उस राष्ट्रपति भवन तक पहुंचाया, गलियां याद हैं, ये स्टेशन के प्लेटफॉर्म याद हैं। घंटों मैं यहाँ प्रतीक्षा करता था ट्रेन के आने की। कुछ लोग आते थे हमें छोड़ने के लिए, और शुरुआती दौर में मुझे अभी पता नहीं, लेकिन जब मैं परोंक से खानपुर होते हुए इस रास्ते से जाया करता था तो यहाँ पर इस रास्ते से निकल करके एक मिठाई की दुकान हुआ करती थी। बहुत पुरानी बात है, अभी मुझे पता नहीं। वो रास्ता शायद बंद भी हो गया क्योंकि विकास हुआ, विकास के साथ साथ में यहाँ पर विकास हुआ, इसके बाद में फिर ओम नगर और विकास होता गया, तो रास्ता भी शायद बंद हो गया होगा। लेकिन आज मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे दो बहुत मित्र, शुभचिंतक, और जो मैं कहूँ कि जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, जिनसे बहुत वर्षों से आत्मीयता थी। एक बाबूराम वाजपेयी जी, जिनका मकान ये ठीक पीछे, जो कुछ समय पहले हमें छोड़ के चले गए, और उसके पश्चात झीझक के अतिरिक्त एक बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हुए थे रसूलाबाद के रामविलास त्रिपाठी जी, वो भी अभी कुछ समय पहले हमें छोड़ के चले गए। लेकिन इन दो नामों का मैंने उल्लेख किया है, ना जाने कितने अनगिनत लोग इस क्षेत्र के वो हमसे बिछड़ गए, कुछ आम बीमारी के कारण, कुछ अपने आयु के कारण, और कुछ सबसे बड़ी बात यह है कि इस महामारी के कारण, कोरोना महामारी। लेकिन आज मैं इन सभी पूर्ण आत्माओं को श्रद्धांजलि देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उनके परिवार को इस क्षति को सहन करने की क्षमता दे, और उन्होंने जो हम सबके सामने आदर्श रखे हैं उन सब पर हम सबको चलने की प्रेरणा देते हैं। सही मायने में झीझक आने का कोई प्रोग्राम नहीं था, परोंक जाने का प्रोग्राम था। तो मातृभूमि है, जन्मभूमि है, और कार्यक्रम था कि मैं दिल्ली से कानपुर, कानपुर से फिर हेलीकॉप्टर से जाऊंगा। लेकिन इसी बीच में रेल मंत्री जी मिले और उन्होंने कहा कि मुझे पता लगा है कि आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन झीझक है, उसके बाद रूड़ा भी है, कानपुर देहात के दो प्रमुख स्टेशन हैं,
मैं चाहता हूं कि इस दौरान रेलवे ने बहुत विकास के कार्य किए हैं और सबसे बड़ा विकास का कार्य जो मैं सुनता था आज मुझे देखने को भी मिला। दिल्ली से जो फ्रेट कॉरिडोर उसका जो निर्माण कार्य हुआ है वो अत्यंत सराहनीय है। उसकी शायद कल्पना, चूंकि हम लोग सीधे उससे जुड़े नहीं हैं, उससे क्या क्या फायदे हैं, लेकिन जो व्यापारी वर्ग है वो समझता है। आज मैंने देखा संयोग से हमारे साथ में सुबह जब वहाँ सफदरजंग रेलवे स्टेशन से चले थे तो रेल मंत्री जी आए थे। यद्यपि उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि मैं चलता हूँ आपके साथ कानपुर तक, लेकिन मैंने कहा था कि नहीं, आप मत चलिए, आप केंद्रीय रेल मंत्री हैं, आपको बहुत सारे काम हैं, कि एक दिन की जर्नी आप मेरे साथ मत बिताइए, लेकिन आपके जो सबसे बड़े अधिकारी हैं रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, वो मेरे साथ में आए हुए हैं, मुझे खुशी है। और मैं चाहूँगा कि आज सभी यहाँ पर उपस्थित बड़े बड़े अधिकारी हैं, रेलवे के भी सबसे बड़े अधिकारी हैं, जिला के भी अधिकारी हैं, और हमारे प्रदेश सरकार के 2 मंत्री हैं, राम नरेश अग्निहोत्री जी कैबिनेट मंत्री हैं, अजीत सिंह पाल हैं, वो भी यहाँ पर हैं। और मैं चाहूँगा कि यदि आपको लिखित में कुछ देना हो मेरे लिए या इन लोगों से संबंधित हो तो कृपया आप हमारे जो एडीसी हैं आपको यहाँ पर उनको दे दें और उस पर हम तत्काल कार्रवाई करेंगे। यद्यपि बहुत कुछ कहने का नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी होता है कि जिस धरती से मैं जुड़ा रहा, एक संघर्ष भरी कहानी है और सबके जीवन में संघर्ष होता है। वो संघर्ष अपने अपने प्रकार का होता है, लेकिन मेरी प्रबल इच्छा है, जो आज मैंने रेलवे का रास्ते में भी देखा, विकास कार्य देखा। चेयरमैन साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि रेल मंत्री जी को मेरी बात जरूर पहुंचाएं, अधिक से अधिक सुविधाएं आप रेल यात्रियों को दे सकें, इसकी आप कोशिश करें। बीच बीच में कुछ आती रहती हैं मांगें, झिझक में लोगों को कहना है कि जब मैं सांसद था तब कई ट्रेनों का यहाँ ठहराव हुआ था, बीच में रुक गई, संभवतः कोरोना के कारण रुकी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो ट्रेनों का ठहराव पहले था, रुकती थी कोरोना महामारी के पहले, वो धीरे धीरे सभी ट्रेनों का ठहराव यहाँ पर रिस्टोर हो जाएगा। आप वहाँ पर हैं, ये लोग यहाँ पर हैं, मैं यहाँ पर हूँ। सही मायने में मैं इस मिट्टी से जहाँ आपके हैं वहीं मैं भी हूँ। मुझे लगता नहीं है कि मेरे और आप में कोई दूरी है। कम से कम में ये प्रोटोकॉल के कारण दूरी जरूर लगती है, लेकिन दिल से दूरी नहीं लगती। और वैसे भी देखा जाए तो आप भी नागरिक हैं, हम भी नागरिक। बस अंतर केवल ये है कि मुझे कहा जाता है कि देश का प्रथम नागरिक। तो नागरिक तो हम दोनों हुए, तो अंतर कैसा है? बस यही है कि जो कतार है उस कतार में मैं पहला व्यक्ति हूँ, इसलिए मुझे प्रथम नागरिक कह दिया गया। लेकिन देश आज़ाद हुआ, बहुत तरक्की हुई है, बहुत तरक्की होनी बाकी है। ये तरक्की कौन करेगा? केवल सरकार नहीं करेगी, हम सबको मिलकर के करना है। ये देश हमारा है, झिझक हम सबका है। ये उनका नहीं है जिनको हमने चुना है, जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, जो सांसद हैं, केवल उनका नहीं है। वो तो केवल 5 साल के लिए आए हैं, दोबारा फिर
जब आप उनको अवसर देंगे तो फिर चुने जाएंगे। लेकिन हम सबको तो यहीं रहना है, तो हम सबको एक स्थायी नीति बना करके और उस सोच के तहत हमें आगे बढ़ते रहना। ये जो मैंने नागरिकता की बात की, हम दोनों नागरिक हैं, हम सब नागरिक हैं। हम लोग अधिकारों की बातें बहुत करते हैं। हमारा अधिकार है कि ये ट्रेन यहाँ ठहरनी चाहिए, हम रेलवे को इतना प्रॉफिट देते हैं, इतनी उनकी इनकम होती है। ये भी है कि नहीं यहाँ से सड़क निकलनी चाहिए, ये भी है कि दूसरे कार्य भी होने चाहिए। बात सच है, मैं सहमत हूँ, उससे मैं अलग नहीं। लेकिन कहीं न कहीं नागरिक होने के नाते हम सबके भी जो दायित्व हैं वो भी हम कभी कभी पुनर्विचार कर लिया। संविधान में इसका उल्लेख दिया, और जो पढ़े लिखे हैं वो पढ़ते भी हैं, लेकिन उस पर जो अमल होता है वो अमल नहीं होता। ये कभी आवेश में हम लोगों ने देखा होगा, आवेश में कभी कभी किसी मांग को लेकर के ट्रेन का ठहराव, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ट्रेन का ठहराव यहाँ नहीं होता है तो हम ट्रेन को रोकते हैं। कभी कभी इतने आवेश में आ जाते हैं कि ट्रेन में आग भी लगाने की कोशिश करते हैं। आखिर ये ट्रेन है किसकी? ये मैंने केवल ट्रेन का उदाहरण दिया है। इस प्रकार से न जाने कितने, कभी कभी हम लोग एक आंदोलन चलाते हैं, उसमें बसेस को आग लगाई जाती है, स्कूटर्स, मोटरसाइकिल सड़कों पर, न जाने क्या क्या। ये एक अच्छी प्रवृत्ति नहीं है। इसमें हम लोगों को एक क्षणिक संतोष मिल सकता है, लेकिन अंततोगत्वा हमारी पीढ़ी ही इसको सफर करने वाली है। ट्रेन अगर रुक जाएगी, ट्रेन को आग लगा दी जाएगी, ट्रेन का नुकसान होगा, किसकी है? कहते हैं कि सरकार का। सरकार किसकी है? अरे जिसने टैक्स दिया है, जो टैक्स देता है। आज यदि मैं कहने को सब जानते हैं, इसलिए कहना उसमें कोई बुराई नहीं है। यदि राष्ट्रपति देश का हाईएस्ट पेड एम्प्लॉई है तो वो टैक्स भी तो देता है। हम टैक्स भी देते हैं 2.25 लाख रुपया महीना, लेकिन वो कोई कहेगा कि आपको, लेकिन जो मिलता है उसकी सब चर्चा करते हैं कि आपको तो 5 लाख मिलता है, लेकिन उसमें से हर महीने 3.25 लाख निकल जाता है। बचा कितना? और जितना बचा उससे अधिक तो हमारे अधिकारी और उन सबको मिलता है। कि जो टीचर्स बैठी हुई है ना, टीचर्स, उन सबको सबसे ज़्यादा मिलता है। मैं इसकी बात का उल्लेख केवल इसलिए कि ये जो टैक्स पेड हैं, आखिर इन्हीं से विकास होना है, तो नुकसान किसका होगा? नुकसान हमारा होगा, अपना आपका होगा। कहीं न कहीं धैर्य दे करके, कहीं न कहीं आवेश में, ये मैं राजनीति की बात नहीं करता हूँ, संवैधानिक पद पर हूँ, लेकिन मेरा किसी राजनीतिक दल से संवैधानिक पद पाने के बाद लगाव नहीं। मेरे लिए हर, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जेडीयू हो, समाजवादी हो, बीएसपी हो, हर राजनीतिक दल। और मुझे कभी कभी संतोष होता है कि शायद मेरे से जो दूसरे दलों के लोग हैं वो ज़्यादा आत्मीयता और प्यार करते हैं। मैं इस बात का केवल उल्लेख इसलिए किया कि राजनीतिक दल आते हैं, विकास की बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, अपने उसमें उनका स्वार्थ भी होता है, देश क्षेत्र का भी स्वार्थ है, आपका भी स्वार्थ है, देश का भी स्वार्थ है। लेकिन कम से कम आप तो उस स्वार्थ से ऊपर उठे। आप ऊपर उठेंगे, सोच समझ करके आप वोट करते हैं, और ठीक से जो वोट करते हैं। लेकिन ये जो मेरा इतनी ही है आपसे प्रार्थना और अपील कि उस पर निष्पक्ष होकर के कौन क्या कह रहा है, ये जो समझदारी, मैं जब नागरिकता की बात कर रहा था, नागरिक की बात कर रहा था, तो मेरी आप सबसे अपील यही है कि आप समझदार और जागरूक नागरिक बनें। और जब देश का हर नागरिक समझदार और जागरूक नागरिक बनेगा तो मुझे लगता है कि देश के विकास की रफ्तार तेज होगी।
आज कभी कभी लोग कहते हैं कि हमारी जो पीढ़ी है इससे पुरानी पीढ़ी जो थी वो ज़्यादा सुखी थी। बात भी सच है, देखने में भी आती है। आज सड़कें अधिक बन गई हैं, लोगों के पक्के मकान हो गए हैं, बिजली है, पानी है, सब कुछ है, लेकिन हमें कष्ट है, दुखी है, क्योंकि हम सब ने धीरे धीरे जो हमारी भारतीय संस्कृति का आधार जो था वसुधैव कुटुंबकम, उसको हम धीरे धीरे उसको हम भूलते जा रहे हैं। हमारी जो मर्यादाएं हैं, मानवीय मर्यादाएं, मानवीय मूल्य, जीवन के मूल्य, उन सब में गिरावट आई है। स्वाभाविक है, सभी क्षेत्रों में गिरावट आई। तो कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है। मैं उन क्षेत्रों की बात नहीं करना चाहता। आप सब लोग इतने समझदार हैं कि मेरा इशारा ही काफ़ी है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ मूल रूप से कि कहीं न कहीं उसके लिए हम सब भी जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार इसलिए कि जो सौहार्द होना चाहिए, जो प्यार होना चाहिए, आज बाप बेटे के साथ नहीं पटती है, पति पत्नी के साथ नहीं पटती है, पड़ोसी के साथ अनबन रहती है। खेत में यदि हम बैठेंगे तो उसमें थोड़ी सी बात पर जो है लड़ाई झगड़ा हो जाती है। क्या है बात हम करते हैं वसुधैव कुटुंबकम की, पूरी वसुधा, विश्व की वसुधा, ये हमारी भारतीय संस्कृति रही है। उस संस्कृति के आधार पर हमने जो मानवीय मूल्यों को जोड़ा है, संजोया है, उनको हम धीरे धीरे बिसराते जा रहे हैं। मुझे लगा कि आप सब अपने हैं और इन बातों को मेरा जो मैंने संक्षेप में एक इशारा किया है, उसको हम सब लोग गहनता से सोचेंगे, विचार करेंगे और इस पर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यही हमारा आधार है। ये धन दौलत पद प्रतिष्ठा और कहाँ होता है, क्योंकि आज हमने एक चेतना, इस प्रकार की जागरूकता, इतनी जागरूकता आ गई, लेकिन वो गलत जागरूकता है जिसमें हम कहते हैं ओवरनाइट, एवरीबॉडी वांट्स टू बी रिच ओवरनाइट। रातों रात हम पद मिले, प्रतिष्ठा मिले बिना संघर्ष के। ऐसा भी नहीं कि संघर्ष करने के बाद मिल जाता, ये भी सही नहीं है। न जाने कितने लोग संघर्ष करते रहे। लेकिन एक खुशी की बात जो मैं सबके साथ ये जरूर कहूँगा अंत में कि हम आ तो गए थे समय पर, लेकिन विलंब से हम जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से राष्ट्रपति बनने का एक रास्ता खुल गया है। ये सहयोग है, उत्तर प्रदेश की धरती, उत्तर प्रदेश ने न जाने कितने प्रधानमंत्री दिए, लेकिन सहयोग से कोई राष्ट्रपति नहीं हो पाया। इसलिए मैं कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की धरती की ये पुण्य है और आप सबका आशीर्वाद है जिसके लिए रास्ता खुला है। मैं तो आप सबको संकेत कर रहा हूँ कि जो आप लोग बैठे हैं या उत्तर प्रदेश के लोग बैठे हैं, कहीं न कहीं यदि आप अपने संघर्ष और कृतित्व, एक ऐसा अनुकरणीय कृतित्व लेकर के यदि आप चलेंगे तो आप कहां से कहां तक पहुंच सकते हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सबका मुझे आशीर्वाद मिला, मुझे बहुत प्रसन्नता है। और ये भी मित्रों बात सच है कि संयोग जब होता है, समय मिलता है, तब वो सब चीज़ें मिल जाती हैं और उसी के आधार पर मिलना भी होता है। नहीं तो मैं तो पिछले 3 वर्षों से सोच रहा था, झींझक आने का मौका मिले, परौंठ जाने का मौका मिले। 2019 से लगातार प्रयास कर रहा था, नहीं बना। पिछले वर्ष कोरोना का आ गया, अभी इस वर्ष भी जब प्रोग्राम बन नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि नहीं, हम जाएंगे, इस बार हम जरूर जाएंगे। लोगों ने कहा बरसात शुरू होने वाली, मैंने कहा होने दो बरसात। मैंने कहा बरसात में लोग तो काम करते हैं ना,
जब हम जाएंगे तो वो भी मिलेंगे, हम मिलेंगे वो भी मिलेंगे। लेकिन मैं फिर आशा के साथ में, इस उम्मीद के साथ में जा रहा हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। अंत में एक प्रार्थना जरूर करूँगा। कोरोना महामारी अदृश्य महामारी है, ये दिखाई नहीं पड़ती है, ये पता नहीं है। मुझे खुशी है कि हमारे मीडिया के लोग यहाँ पर सभी मास्क लगाए। मास्क मत छोड़िए, घर में हो तो चल सकता है, घर के बाहर है तो मत अभी छोड़िए। अभी तीसरी लहर की बात आ रही है, अनसर्टेनिटी है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। और हमें अपने को यदि सावधान रखना है तभी हम इससे बच सकते हैं। इस प्रार्थना के साथ में आप सबका मुझे आशीर्वाद मिला। मैं सबके लिए आप सबको प्रणाम करते हुए मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।